नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉर्पोरेट वित्तीय पहेली को सुलझाने वाले हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जिसे बाजार में ABFRL के नाम से जाना जाता है, उसके वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं। देखिए, ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो सतह पर बिल्कुल अलग दिखती है और गहराई में जाने पर कुछ और ही बयां करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहराई को नापने की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, कोई कंपनी 8,177 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व कमाती है, फिर भी नुकसान में कैसे रह सकती है? ये सवाल किसी को भी हैरान कर सकता है। एक तरफ कंपनी बड़े पैमाने पर अपनी टॉप लाइन यानी कमाई बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बॉटम लाइन में भारी घाटा दर्ज कर रही है। जब इतने बड़े ब्रांड की कमाई इतनी शानदार है, तो शुद्ध मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसी वित्तीय रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस विकास और घाटे के विरोधाभास को करीब से समझते हैं। यहाँ पूरे साल के आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। अगर स्टैंडअलोन स्तर पर देखें तो राजस्व 5,906 करोड़ रुपए रहा, जबकि शुद्ध घाटा लगभग 351 करोड़ रुपए था। लेकिन तस्वीर तब बदलती है जब हम कंसोलिडेटेड यानी समेकित आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ राजस्व 11% बढ़कर 8,177 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसके बावजूद शुद्ध घाटा 830 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। हालांकि ये पिछले साल के 882 करोड़ रुपए के घाटे से थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी रकम बहुत बड़ी है। वैसे स्टैंडअलोन नतीजों में 40 करोड़ रुपए का एक अपवाद भी शामिल था, जो नए लेबर कोड के वैधानिक प्रभाव की वजह से हुआ था। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है? दरअसल इन वित्तीय घाटों को किसी विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ईंधन की तरह देखा जाना चाहिए। FY26 में कंपनी ने 180 से भी ज्यादा नए स्टोर जोड़े हैं और मजे की बात यह है कि इनमें से लगभग 120 स्टोर तो केवल साल की दूसरी छमाही में ही खोले गए। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कंपनी का कुल रिटेल क्षेत्र 7.9 मिलियन वर्ग फुट तक फैल चुका है। ये सारा निवेश भविष्य की रफ्तार को और तेज करने के लिए किया जा रहा है। अब बात करते हैं साल की आखिरी तिमाही यानी Q4 की, जहां से कंपनी की रणनीति को असली गति मिलनी शुरू हुई है। इन आंकड़ों को देखिए। Q4 FY26 में EBITDA सीधे 311 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के इसी तिमाही के 199 करोड़ रुपए के मुकाबले पूरे 57% का भारी उछाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्जिन में भी जबरदस्त सुधार हुआ है और ये 17.5% तक पहुंच गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी के परिचालन स्तर पर बहुत मजबूती आ रही है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि राजस्व में छलांग के साथ साथ घाटा भी कम हुआ है। राजस्व 1,719 करोड़ रुपए से 16% बढ़कर 1,990 करोड़ रुपए हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शुद्ध घाटा 267 करोड़ रुपए से घटकर 164 करोड़ रुपए पर आ गया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लागत प्रबंधन और परिचालन क्षमताएं अब बेहतरीन परिणाम दे रही हैं। इस पूरी ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा इंजन काम कर रहा है वो है पैंटालून्स। 399 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इस तिमाही में 4 नए स्टोर जुड़ने के बाद पैंटालून्स के कुल स्टोर्स की संख्या अब 399 हो गई है। ये ब्रांड अब एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी पहुंच देश के कोने कोने तक हो चुकी है और इतने बड़े नेटवर्क का सीधा असर इसके राजस्व पर दिख रहा है। Q4 में पैंटालून्स ने साल दर साल 19% की शानदार वृद्धि दर्ज की, जिससे इसका राजस्व 1,048 करोड़ रुपए को पार कर गया। आज के बाजार में जहां ट्रेंड और वैल्यू ड्रिवन फैशन की मांग लगातार बदल रही है, वहां पैंटालून्स ने अपनी अदम्य मजबूती साबित की है। अब पैंटालून से आगे बढ़कर उन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स की बात करते हैं जो ABFRL के भविष्य की नींव रख रहे हैं, जैसे TMRW और एथनिक ब्रांड्स। ये कॉर्पोरेट छतरी उस बहुआयामी विस्तार रणनीति को दिखाती है जिसे कंपनी पूरी आक्रामकता से लागू कर रही है। ये पारंपरिक रिटेल और आधुनिक डिजिटल कॉमर्स के बीच एक बेहतरीन पुल का निर्माण कर रही है। इस पावर हाउस लाइनअप पर एक नजर डालिए। सब्यसाची और तरुण तहलियानी से लेकर TSVA, जयपुर और हाल ही में जुड़ा TCNS पोर्टफोलियो, इन सभी ने मिलकर एथनिक सेगमेंट को 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक राजस्व वाले एक विशाल व्यवसाय में बदल दिया है। इसके साथ ही गैलरीज लाफियत के जरिए भारत में लग्जरी रिटेल में नए मानक भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रीमियम रणनीति कितनी शानदार तरीके से काम कर रही है, इसके सबूत यहाँ हैं। तासवा की बिक्री में 33% का उछाल देखा गया है, जो शादी विवाह के बाजार में इसकी बढ़ती पैठ को साबित करता है।
वहीं जयपुर ने भी अपने नेटवर्क विस्तार के दम पर 26% की मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि हासिल की है। और अगर डिजिटल फर्स्ट फैशन की बात करें तो TMRW सेगमेंट ने इस तिमाही में 45% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। ये पोर्टफोलियो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है, देश भर में इसके लगभग 120 ओमनी चैनल स्टोर्स खुल चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे पैमाना बढ़ रहा है, इसके नकद घाटे में भी तेजी से कमी आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस तेजी से बढ़ते कॉर्पोरेट ढांचे को पारदर्शी बनाए रखने के लिए गवर्नेंस और भविष्य का दृष्टिकोण कैसा है। ऑडिट कार्यों में पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी को अगले 5 लगातार वर्षों के लिए वैधानिक ऑडिटर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। यह नियुक्ति 19वीं AGM से 24वीं AGM तक प्रभावी रहेगी। भविष्य के संकेतों की बात करें तो ई-कॉमर्स चैनलों में साल दर साल 30% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। प्रबंधन का यह स्पष्ट मानना है कि बाजार में भले ही कुछ अनिश्चितताएं हों, लेकिन ये अनुशासित वृद्धि और डिजिटल तेजी दीर्घकालिक लाभप्रदता के लिए एकदम पक्की नींव तैयार कर रही है। ओमनी चैनल का ये दांव बहुत सही दिशा में जा रहा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद ही प्रासंगिक और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने भारी निवेश, तेज विस्तार और मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ तो गहराई से देख ली, लेकिन क्या ABFRL का ये आक्रामक रवैया आने वाले वित्तीय वर्ष यानी FY27 में एक शुद्ध मुनाफे वाली बैलेंस शीट में बदल पाएगा? ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि आज बोए गए ये निवेश के बीज कल कितनी बड़ी लाभप्रदता की फसल बनते हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।